गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं इस सीरीज को जो स्टार्ट कर रहा था साइंस ऑपरेशन क्लासेस, उसका क्वेश्चन नंबर आगे लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा। किसी समतल से किसी पिंड की गति को परिभाषित करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी समतल से किसी पिंड की गति को दो चरों का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। और ये चर जो होते हैं, एक होता है एक्स चर, एक होता है वाई। क्लियर है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, एक्स एक्स जो होते हैं यानी एक्स एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं यू एक्स। देखिए मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले एक होता है एक्स एक्स। क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है एक्स एक्स, जिसे हम लोग दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं, यू एक्स लिखते हैं। और एक होता है वाई एच। क्या होता है? वाई एच होता है। इसके दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यू वाई लिखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यानी कि किसी समतल को परिभाषित करने के लिए हम लोग दो चरों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर स्पर्श रेखीय वेग से घुमाया जा सक रहा है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त से 16 मीटर प्रति सेकंड के नियत स्पर्श रेखीय वेग से घूम रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों वृत्तीय गतियों के बारे में सत्य है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं हम लोग को क्या करते हैं, इसके बारे में सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कोणीय वेग और त्रिज्या कितना दिया। तो कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्श रेखीय वेग या फिर स्पर्श रेखीय त्रिज्या। सबसे पहले अगर त्रिज्या अगर आप लोग देखते हैं कितना दिया, 5 मीटर दिया। कितना दिया? 5 मीटर दिया। उसके साथ इसका वेग वेग यानी वी जो दिया 20 मीटर पर सेकंड दिया। आई होप आप लोग देखे होंगे। हम लोग को सबसे पहले कोणीय वेग निकालना पड़ेगा। तो कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आर होता है। तो अगर यहाँ सॉल्यूशन करें तो वेलोसिटी की वैल्यू 20 है और रेडियस का वैल्यू 5 है। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं कितना आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि उसका ऐसे आता क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय वेग का वैल्यू क्या गया, 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया। क्लियर है। फिर वही बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो देखिए नेक्स्ट वाला के लिए हम लोग बात करते हैं स्पर्श रेखीय के लिए। तो फ्रेंड्स त्रिज्या का अगर आप लोग वैल्यू देखिएगा तो कितना लिख रहा, अगर आप लोग त्रिज्या रहता है तो 4 मीटर दिख रहा। वही फ्रेंड वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी लिखा 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। हम लोग को निकालना कोणीय वेग। तो भी का फॉर्मूला क्या लिखे, वी बटा आर, यानी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लिखे, वी बटा आर। तो भी का वैल्यू कितना 16 है और आर का वैल्यू 4 है। तो इसे कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 4। तो ये भी कितना आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इस अनुसार आप लोग देख सकते हैं दोनों का कोणीय वेग क्या आ गया, समान आ गया। दोनों का कोणीय वेग समान आ गया। तो फ्रेंड्स प्रत्येक वृत्ताकार गति के लिए कोणीय वेग की गणना करते हैं तो दोनों के कोणीय वेग एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात दोनों का वैल्यू कितना आया था, 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दिया जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, एक फोटोन ऊर्जा, होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए ई का फॉर्मूला अगर आप लोग क्लास 11 पढ़े होंगे तो ई का फॉर्मूला लिखते हैं एच बी। क्या लिखते हैं, एच बी। वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहते देखिए एच लिखते हैं, भी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा लैम्डा होता है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग लिखिएगा तो एच सी बाय लैम्डा ही फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। तो इसी के बिहाफ से आप लोगों के सामने मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ जो आप लोगों के सामने क्लियर है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं E1/E2 इजकल टू लैम्डा/λ1 कर सकते हैं। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कीजिए तो यहाँ पे लिख रहा है एक का तरंग दैर्ध्य को दुगना कर रहा। तो देखिए मान लो इसका तरंग दैर्ध्य को दुगना कर देते तो 2λ/λ1 ये रहेगा। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो E2 का वैल्यू निकालिएगा। तो E2 का अगर आप लोग वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा E1/2 हो जाएगा, E1/2 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आधी हो जाती है। क्या होता है, ये आधी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो इसमें याद रखिए सापेक्ष वेग जो होता है, सापेक्ष वेग हमेशा बड़े होते हैं निरपेक्ष वेग से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का क्या नाम है जो समाप्त हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का जो नाम है वो बायोमास होगा। क्या होगा, ये बायोमास। बायोमास एक प्रकार का ऐसा है जो कि समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं बायोमास का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानने चाहेंगे बायोमास होता क्या। देखिए बायोमास एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो नवीकरणीय होता है। ये पौधे और जानवरों से उत्पन्न होता है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक प्रकार क्या होता है, नवीकरणीय पदार्थ होता है जो कि पेड़ पौधे और जानवरों से ये प्राप्त होता है। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा विद्युत प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है ज्वलन, एक होता है विघटित रिवर्स होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक स्थानिक आबादी का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इको टाइप। क्या बोलते हैं? इको टाइप कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है? तो इसका याद करिए, इसे इको टाइप कहते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एलियोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग किसके वर्णन करने के लिए किया था? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बाजार में रहते हैं या गांव शहर में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा। देखिए, एलियोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरे के विकास को रोकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, एलियोपैथी एक व्यापक जैविक घटना है जिसमें एक जीव जैव रसायन बनाता है जो अन्य प्रजातियों की वृद्धि, अस्तित्व, विकास और प्रजनन सभी को प्रभावित करता है। क्लियर है? और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो मैं लेके आऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंस लेके आऊँ। देखिए, वायु जल अंतरिक्ष पर रहने वाले अनावश्यक जीव जैसे तैरते पौधे को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया था? तो फुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, वायु जल अंतरिक्ष पर रहने वाले अनावश्यक जीव जो वायु जल अंतरिक्ष पर रहते हैं जैसे तरल पौधे और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी न्यूट्रॉन्स कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपयुक्त उपलब्ध बायोमास को क्या कहता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिख सकते हैं, यानी ई लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आप लोग ई कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, इसे बोलते हैं शुद्ध, देखिए लिख देता हूँ, शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता लिखते हैं। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शुद्ध वैश्विक कार्बन का लगभग 70% महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागर में, यानी बहुत महान सागर, महासागर में। ठीक है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीनी अवस्था में एक तत्व के, देखिए एक ग्राउंड स्टेट में एक तत्व जिसके एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को एम कस में 13 इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए 13 लिखे बोल रहा है, देखिए हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं। देखिए 1s फिर 2s होता है। क्लियर है? उसी प्रकार 1s2 2s2 2p6 होता है ना। फिर इसके बाद लिखते हैं 3s2 3p6, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले एम के लिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने सीखा। देखिए अगर एम के लिए निकालते हैं तो 3s2 होगा, इसके साथ साथ फ्रेंड आप लोग 3p6 कीजिएगा, 3d5 कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए आप लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए 6 5 11 तो 13 आ गया, यानी कि आप लोग को होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, क्रोमियम के लिए यूज करना पड़ेगा। किसके लिए यूज करना पड़ेगा? क्रोमियम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रोमियम। क्या होगा ये? क्रोमियम। जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि मैं से कैसे क्या हूँ। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, 1s2 लिखेंगे। क्लियर? फिर लिखिएगा 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे। फिर देखिए अगला में जाते हैं तो 3s2 लिखेंगे, फिर 3p6 लिखेंगे और 3d5 लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए 6 5 11 2 13 होता है। और इसके साथ साथ लास्ट में क्या लिखते हैं, 4s1। तो काउंट कर ले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23 23 23 सारा एक क्या होता है, 24। तो 24 किसका होता है? क्रोमियम का। तो राइट आंसर हो गया क्रोमियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि एकाधिक अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एकाधिक अनुपात का नियम जो दिया गया था जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डॉल्टन, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डॉल्टन, जो कि आप लोग ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए आप लोग याद रखिए जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसे डॉल्टन के रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग जानिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वह लेवाइजियन ने दिया था। किसने दिया था? लेवाइजियन ने दिया था। जब विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब नियोन गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गैस का आयनीकरण होता है और इसके परिणाम स्वरूप लाल रोशनी उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा नियोन। क्या होगा ये? नियोन होगा। क्लियर है? और फ्रेंड सोडियम गैस पीले रंग की रोशनी के साथ जलता है और स्ट्रोंशियम पटाखों के लिए लाल रंग और बैरियम
हरा रंग को प्रदान करता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो। देखिए सबसे पहले देखिए कलर बाय कलर में लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये येलो कलर है, तो देखिए येलो कलर के लिए आप लोग जान एक होता है येलो कलर, क्लियर है। येलो के बाद हम लोग फ्रेंड्स आप लोग यूज करते हैं हरा कलर, तो हरा को यानी कि ग्रीन कलर लिखते हैं, तो ये ग्रीन लिख दिया हूँ, क्लियर है। एक होता है रेड कलर, तो फुली फ्रेंड रेड के बारे में तो फेमस है, ये रेड एक कलर होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को एक और होता है लाल रोशनी हो गया, तो ये तीनों के बारे में आप लोग जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए पीले के लिए, तो चलिए पीला के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो पीले रंग के लिए जो यूज होता है, अभी मैं जस्ट बोला था सोडियम के लिए, किसका कहते हैं सोडियम के लिए। वही बात करते हैं ग्रीन का, तो फ्रेंड्स ग्रीन के लिए यूज करते हैं बेरियम का, किसका कहते हैं बेरियम का करते हैं। और रेड का जो यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्सियम यानी SR का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरे में विकिरणित उष्मा उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके बदला जा सकता है, क्लियर है। अब देखिए उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक एक रूल्स होता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस को, देखिए बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि देखिए सबसे पहले मान लीजिए बर्फ है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स बर्फ है ये, तो बर्फ को जल में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 80 कैलोरी, देखिए मैं लिख देता हूँ 80 कैलोरी, 80 कैलोरी ग्राम उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी बर्फ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ग्राम की आवश्यकता होती है। वही बात करते हैं जल से, अगर मान लो कि जल को अगर आप लोग को जल को अगर वाष्प में बदलना चाहते हैं, देखिए जल को अगर वाष्प में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए 540, मैं लिख देता हूँ 540 कैलोरी पर ग्राम की आवश्यकता होती है। ये आप लोग दोनों नोट डाउन में कर लेंगे, क्लियर है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। असमान ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में किसके किसके एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग होपफुली पता होगा हाइड्रोजन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन गैस में सबसे अधिक एंट्रोपी होता है, हाइड्रोजन गैस में सबसे अधिक एंट्रोपी होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एंट्रोपी होता क्या। देखिए किसी वस्तु की यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहा जाता है, और जिस पदार्थ के अणुओं की यादृच्छिकता अधिक होती है उससे एंट्रोपी अधिक होती है। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन गैस में अत्यधिक एंट्रोपी है क्योंकि यह सभी प्रदान किए गए पदार्थों की तुलना में कम द्रव्यमान धारण करता है और गैस चरण से भी अधिक अव्यवस्थित प्रदर्शित करती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा एंट्रोपी का जो SI मात्रक होता है वह जूल पर केल्विन होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी एंट्रोपी का जो SI मात्रक होता है जूल पर केल्विन होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जूल पर केल्विन होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा, निम्नलिखित में किसे सलाद पत्ता कहा जाता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो उलवा, उलवा को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाद का पत्ता कहते हैं। ठीक है, तो उलवा एक प्रकार का बहुकोशिकीय शैवाल है, यह नम चट्टानों और दीवारों पर उगता है, क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ट्री ट्रीपैनोसोमाइसिस जो होते हैं वह केवल अफ्रीकी अमेरिको में पाई जाती है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। ह्यूमन देखिए HIV के बारे में बोल रहा है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम। देखिए HIV सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म जान, देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस होता है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बनता है, उसे क्या बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसे हम लोग बोलते हैं CD4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CD4 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, CD4 पॉजिटिव T सेल बोलते हैं या फिर T4 कोशिका कहा जाता है, क्लियर है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्स का। तो एड्स का भी फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो पिट्यूटरी देखिए सबसे पहले ऑक्सीटोसिन होगा, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ,
पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो जानवरों के प्रसव के दौरान गर्भाशय के चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो फ्रेंड्स याद करिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पाई जाती है। यानी जो आप लोग का हाइपोथैलेमस होता है उसके ठीक नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो घटक होते हैं, एक होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, एक होता है पश्च पिट्यूटरी होता है। पश्च पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन नामक दो पेप्टाइड हार्मोन्स का स्रावन करती है। वही फ्रेंड्स अगर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह 7 हार्मोन्स का स्रावित करती है। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला बांझ हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस महिलाओं के लिए जानना काफी जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा ये? टर्नर सिंड्रोम। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ होता क्या। देखिए टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं के कारण बनता है। ये ऐसी महिला बांझ होती है, यानी फिर जो महिला बांझ होती है यानी जो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, उसमें क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होती है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होती है। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या फ्रेंड्स याद रखिए कुल 45 होता है। क्या होता है? ये 45 होता है। ये भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। इस प्रकार वाली महिलाओं में अविकसित विशेषताएं होती है। क्लियर है। और चलिए आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम का। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम तब होता है जब अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। इसमें पुरुषों में स्त्री गुणों का विकसित होती है। यानी कि देखिए क्लाइनर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाएगा और इसमें महिलाओं में पुरुष वाला का गुण आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सभी क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं पहला क्या लिख रहा है। पहला लिख रहा है हेलिक्स में एक गहरी चौड़ी बड़ी नाली और उत्तरी संकीर्ण छोटी नाल होती है। तो ये काफ़ी सही है। ये एडेनिन थायमिन से 3 हाइड्रोजन बंधन द्वारा बन सकता है और गुआनिन साइटोसिन से 2 हाइड्रोजन बंधनों द्वारा बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग के बीच में मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए ये आप लोग का स्ट्रक्चर इस टाइप में आप लोग को शो करना है। देखिए ये आप लोग का डीएनए का स्ट्रक्चर है जो आप लोग की बॉडी में होगा। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो ए और डबल बॉन्ड टी होता है और सी जो होता है ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ होता है। यानी कि देखिए ए डबल बॉन्ड टी होता है और उसी प्रकार सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ ये होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एडेमिन और थायमिन के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे होना चाहिए डबल बॉन्ड, लेकिन अगर आप लोग फोकस करते देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे लिखा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप लोग का गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गलत होगा, जो कि इसमें सही करना था। क्लियर है। अब इसमें बोला प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम, तो 34 एंगस्ट्रॉम एक पूर्ण मोल होते हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻10 होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी सही है। ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बारे में आप लोग को एक्स्ट्रा और बताता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए कोई भी डीएनए होता है तो डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी होता है, उसी प्रकार सी ट्रिपल बॉन्ड और जी होता है। तो A4 होता है एडेमिन, T4 होता है थायमिन जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। उसी प्रकार सी से होता है साइटोसिन और जी से होता है ग्वानिन जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और डीएनए अणु के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के बंधे होते हैं। यह एक हेलिक्स बनाने के लिए मूड बन जाते हैं। यह स्टेटमेंट किसका? वाटसन एंड क्रिक का। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग को ये जानना पड़ेगा। देखिए डीएनए का जो खोज किया था ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डीएनए का जो खोज किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी डीएनए का जो खोज किया गया था फ्रेडरिक, देखिए मैं लिख देता हूँ, फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कीजिएगा। क्लियर है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। ये आप लोग को याद करना था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर कैसे बदलता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर जो होता है अम्लीय क्षारीय से बदलता है। अम्लीय क्षारीय से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए मुंह का पीएच मान। मुंह का पीएच मान 6.2 से, देखिए मुंह का जो पीएच मान होता है 6.2 से लेकर 7.6 के बीच होता है। और औसतम अगर देखा तो यह 6.7 के बीच में होता है। मुंह में पीएच स्तर लार द्वारा बनाए रखा जाता है। अब पेट के तरल पदार्थ का सामान्य पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गलत मिलान है? चलिए मिलान के बारे में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता, देखिए ऑफसेट इकोने ये सही आप लोग का। तना कंद आलू ये भी बिल्कुल सही है।
जलकंद हल्दी, तो फ्रेंड ये गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अदरक की तरह हल्दी भी भूमिगत प्रकंदों द्वारा प्रवर्धित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से जानवरों को कौन सा समूह बाह्य निषेचन दर्शाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जानवरों को वह समूह जो बाह्य निषेचन दर्शाता है उसका नाम आप लोगों के सामने कुछ मैं बताता हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। पहला याद करिए मछली, मछली जो था वह बाह्य निषेचन करता है, क्लियर है। इसके साथ मेढक, मेढक भी आप लोग पढ़े होंगे और देखे भी होंगे, मेढक भी बाह्य निषेचन करता है। इसके साथ साथ सैलामेंडर याद कीजिएगा, सैलामेंडर, ये तीनों जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ये सारे किसका एग्जाम्पल है, आप लोग का बाह्य निषेचन का है। ठीक है, और आंतरिक निषेचन जो करता है वह सांप कछुआ करता है। इसके साथ साथ स्तनधारी में भी आप लोग के बीच में आंतरिक निषेचन होता है, क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं बाह्य निषेचन का, जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, कैरियस विधि का उपयोग करके किस तत्व की गणना की जाती है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कैरियस विधि का उपयोग करके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गणना किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगा सकते हैं, यानी हाइड्रोजन की गणना किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन तत्व में कुछ जो होते हैं 17वें वर्ग के तत्व होता है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटेस्टीन होते हैं। हाइड्रोजन लवक उत्पादक होते हैं, ये भी आप लोग टर्म को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कार्बन रसायन विज्ञान के जनक कौन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक देखते होंगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोग पढ़े होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को, यानी फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के जनक होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किस प्रकार का पॉलीमर का उपयोग किया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए केवलर, पॉलीकार्बोनेट एवं पीएमएम का उपयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि सभी हो जाएगा इसमें। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में किस बंधन में रासायनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए, धात्विक बंधन, द्विध्रुवीय ध्रुव द्विध्रुवीय बंधन, सहसंयोजक बंधन। तो ये आप लोग को ऑप्शन लिख रहा है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सहसंयोजक बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें होता है, सहसंयोजक बंधक में होता है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिकों में विशेष रूप से टेट्रावैलेंस कार्बन परमाणु होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बस कुछ क्वेश्चन आ रहे फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं आप लोग को और बताऊंगा आगे का प्लानिंग क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए धुएं, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एक से अधिक। तो इसमें अगर देखा तो धुआं एक प्रकार का वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, धुएं को कणीय प्रदूषक के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि धुआं धुआं क्या होता है, कण के रूप में होता है, इसलिए इसे लोग बोलते हैं कणीय प्रदूषक के रूप में रखा जाता है। ठीक है, धूल, धुआं, धुंध आदि सभी कणीय प्रदूषक का कुछ उदाहरण है। और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसीय वायु प्रदूषक जो होता है वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के मोनोऑक्साइड होते हैं, ये सारी चीज़ होते हैं। और धुआं एक प्रकार का एरोसोल कॉलर होता है। निम्नलिखित में से किस घोल में रखने पर पौधा सिकुड़ जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हाइपरटोनिक घोल की विलय सांद्रता अधिक होती है, और जब किसी पौधे या पशु कोशिका इस घोल में रखा जाता है तो उससे कोशिका क्या होता है, सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं 41 क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में, तत्वों के बीच तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तत्वों के बीच तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे यदि कम आयनीकरण एंथैल्पी उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किन्हीं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय फैलाव, क्या बोलते हैं, कोणीय फैलाव बोलते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, डेल भी माइनस डेल आर ये होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, पतली लेंस के सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखा है तो अवतल लेंस के लिए एफ धनात्मक होती नहीं, ये ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए एफ ऋणात्मक होती नहीं, ये धनात्मक होती है, ये भी गलत है। अपसारी लेंस के लिए एफ धनात्मक होती है, ये भी ऋणात्मक होती है, गलत है। यानी कि इसमें से एक से अधिक, यानी कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में मोड़े जा सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो एक कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते हैं वह कहलाते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी परमाणु का रासायनिक गुण उसके नाभिक और प्रोटॉन के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है।
और फ्रेंड्स परमाणु के कुल 3 कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। वही बात करते हैं प्रोटॉन का, तो गोल्डस्टीन ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके कारण से उत्पन्न हो सकता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से विश्राम से, बल आरोपण से, एक बदलता विद्युत क्षेत्र से, एक गतिमान आवेश से, यानी उपयुक्त एक से अधिक में लिख सकते हैं, उपयुक्त एक से अधिक में कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बाहरी बल की क्रिया के तहत गति करने पर भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो कठोर पिंड होगा। क्या राइट आंसर होगा? कठोर पिंड हो गया। निम्नलिखित में से किसके भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य आकृतियां होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेंस क्या है? होपफुली फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो लेंस एक छवि बनाने वाले उपकरण है। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा आज का आप लोगों का बीच में क्वेश्चन, जो आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो चलिए।